नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष की बात कर रहे हैं। काव्य गुण और काव्य रीति की बात हम पहले कर आए हैं और अब हम पिछली कक्षा हमने जो पढ़ी थी वह काव्य दोष से संबंधित थी और आज की कक्षा में हम काव्य दोष के ही इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं काव्य दोष के प्रकार या काव्य दोष के भेद की। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य दोष होते हैं। अगली कक्षा में हम काव्य दोषों की अलग से चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि काव्य दोष को समझने के लिए उसके प्रकारों को समझना बहुत आवश्यक है, उसके भेदों को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम आज की कक्षा में बात करते हैं काव्य दोष के भेद कितने होते हैं या उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के भेद, कितने प्रकार के काव्य दोष होते हैं, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है काव्य दोष के भेद। देखिए, आप जानते हैं आचार्य भरत मुनि जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए थे, जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत का निरूपण करते हुए अपना ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र। उन्होंने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य दोषों की चर्चा भी की थी और उन्होंने सामान्यतः काव्य दोषों के 10 प्रकार बताए थे, या यूं कहें कि उन्होंने 10 काव्य दोष के भेद बताए थे। और ये किस तरह से थे आप देखें, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ और इस प्रकार के जो 10 प्रकार के उन्होंने काव्य दोष अपनी ओर से गिनाए थे। लेकिन ये यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है और न ही आज के परिदृश्य में जब हम बात करते हैं काव्य दोष की, तो यहाँ पर ये जो काव्य दोष भरत मुनि के द्वारा जो बताए गए थे उनका कोई महत्व आज की हमारी प्रणाली में नहीं है। हम सामान्य रूप से ये बात कर सकते हैं कि भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य दोषों की बात की थी और उन्होंने 10 काव्य दोष बताए थे। जैसे भरत मुनि ने 10 बताए थे, दंडी जो अलंकारवादी आचार्य हैं उन्होंने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में, जो कि संस्कृत अलंकार शास्त्र का ग्रंथ था काव्यादर्श, उसमें उन्होंने 10 काव्य दोष बताए थे भरत मुनि के अनुसार ही। तत्पश्चात भामह ने 11 बताए थे और फिर वामन ने, जो आचार्य वामन है जिन्होंने काव्य गुण और काव्य रीति की बहुत अच्छी चर्चा की थी और रीति सिद्धांत का निरूपण किया था, रीति संप्रदाय की स्थापना जिन्होंने की थी, आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में 20 काव्य दोषों की चर्चा की है। अब ये जो 20 काव्य दोष हैं इनको भी उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में विभाजित किया था? 4 वर्गों में। तो वो 4 वर्ग कौन से थे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आचार्य वामन ने दोषों के 4 वर्ग किए हैं। कौन कौन से हैं देखिए, उन्होंने कहा है शब्दगत, दूसरा पदगत, तीसरा अर्थगत और चौथा रसगत। तो उन्होंने 4 प्रकार के काव्य दोष बताए हैं और इनके अंतर्गत, इन चारों वर्गों के अंतर्गत उन्होंने कुल 20 काव्य दोष बताए हैं। काव्य दोष तो 20 हैं, लेकिन उनके वर्ग कितने हैं? वर्ग उन्होंने बताए हैं शब्दगत, पदगत, अर्थगत और रसगत। इस तरह से उन्होंने 4 वर्गों में 20 काव्य दोषों की चर्चा की है। आचार्य मम्मट, अगला नाम हम लेते हैं आचार्य मम्मट का। तो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में वामन की इस पूरी जो काव्य दोष की स्थिति है उसको थोड़ा और अधिक सरल बनाते हुए इस पर थोड़ी सी चर्चा की है। उन्होंने इसमें से एक चीज को कम कर दिया है और वह है पदगत। तो इन्होंने, जो आचार्य मम्मट हैं, उन्होंने बताए हैं कुल 3 प्रकार के काव्य दोष होते हैं। कितने प्रकार के काव्य दोष होते हैं? 3। और
आज भी हम जब बात करते हैं काव्य दोषों के प्रकारों की, तो हम इन्हीं 3 काव्य दोषों की, इन 3 वर्गों में हम काव्य दोषों को वर्गीकृत करते हैं, विभाजित करते हैं। तो यदि हमसे कभी पूछा जाए परीक्षा में कि काव्य दोष के कितने भेद होते हैं, तो आचार्य मम्मट ने भी ये 3 बताए हैं और हमें भी इन्हीं तीनों की चर्चा करनी है। कौन कौन से? शब्दगत, अर्थगत और रसगत। अब इन पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि शब्दगत दोष कौन से होते हैं, अर्थगत दोष कौन से होते हैं और रसगत दोष कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दगत दोष की। शब्दगत दोष कौन से होते हैं, शब्दगत दोष किसे कहते हैं, ये वर्ग क्यों निर्मित किया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से दोष मुख्य रूप से आते हैं, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी शब्द का प्रयोग करते समय असावधानी होने के कारण या जानबूझकर भी लेकिन गलत प्रयोग कर देने के कारण या अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कर देने के कारण या अनुचित शब्द का प्रयोग कर देने के कारण जब काव्य में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो वहां शब्दगत दोष होता है। एक बार फिर से समझ लें कि जब किसी शब्द का असावधानी से प्रयोग किया जाए अथवा किसी अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया जाए या किसी अनुचित शब्द का प्रयोग कर दिया जाए और उसके प्रयोग से या उस असावधानी के कारण जब काव्य रचना में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं शब्दगत दोष, क्योंकि वह शब्द के कारण से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे दोष कौन कौन से होते हैं देखें हम। जो हमारा क्लिष्टत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष यह एक शब्दगत दोष है। श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अप्रतीत्व दोष, अप्रतीत्व दोष, अक्रमत्व दोष, च्युत संस्कृति, च्युत संस्कृति दोष या न्यून पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष। तो ये जो दोष हैं, ये सारे दोष जो हमारे काव्य दोषों के अंतर्गत जिन्हें रखा गया है और ज्यादातर यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये सारे जो दोष हैं ये कैसे दोष हैं? शब्दगत दोष हैं। ये कैसे दोष हैं? शब्दगत दोष हैं। तो क्योंकि इनमें किसी न किसी कारण से या किसी न किसी प्रकार से शब्दों के माध्यम से दोष उत्पन्न होता है। न्यून पदत्व दोष में शब्द कम रह जाते हैं, अधिक पदत्व दोष में शब्द अधिक हो जाते हैं, क्लिष्टत्व दोष में शब्द जो होता है वो कठिन होता है, दुरूह होता है, दुर्गम होता है, उसका अर्थ ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। श्रुति कटुत्व दोष में जो शब्द ऐसे होते हैं जो कानों को कठोर प्रतीत होते हैं। ग्रामत्व दोष में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अश्लीलत्व में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अप्रतीत्व दोष में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है जो अपरिचित शब्द होते हैं, अप्रचलित शब्द होते हैं, नए प्रकार के शब्द होते हैं जो समाज में प्रयोग ही नहीं हो रहे होते हैं। अक्रमत्व दोष में शब्दों का क्रम ठीक नहीं रहता है और च्युत संस्कृति दोष में शब्दों के जो व्याकरणिक कोटियां हैं उनका निर्वाह ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जब शब्द पर आधारित कोई दोष होता है तो उसे कह देते हैं शब्दगत दोष। तो इसे हम मिटा देते हैं और आगे बात करते हैं। दूसरे होते हैं अर्थगत दोष। देखिए, सामान्यतः तो जो भी दोष होते हैं वो ज्यादातर शब्दगत दोष ही होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का अर्थ दोष और रसगत दोष भी होते हैं। तो अर्थगत दोष, जैसे शब्दगत दोष से हमें पता चल रहा था कि शब्द का सही प्रयोग न करने के कारण या शब्द का अनुचित प्रयोग कर देने के कारण शब्दगत दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्थगत दोष में शब्द तो उचित होते हैं लेकिन
शब्दों के प्रयोग से अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, और अर्थ के कारण अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थ कहीं बेढंगा सा प्रतीत होता है या अर्थ उत्पन्न ही नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर होता है अर्थगत दोष। यहाँ दोष शब्द के माध्यम से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थ के माध्यम से उत्पन्न होता है, अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अर्थगत दोष होते हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक दुष्क्रमत्व दोष है, एक पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष, ये दो दोष जो हैं वो अर्थगत दोष के अंतर्गत आते हैं। जब हम आगे चलेंगे, हम दोषों की बात करेंगे तो हम इनको थोड़ा सा समझेंगे कि ये कौन कौन से दोष होते हैं। चलिए, और अब अंतिम रूप से जो रसगत दोष हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं कि जो दोष न तो शब्द के माध्यम से उत्पन्न होता है, शब्द के कारण उत्पन्न होता है, न ही अर्थ के कारण उत्पन्न होता है, अपितु वह दोष रस के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी रस के उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न हो, रस के जागृत होने में, रस के निष्पन्न होने में जब बाधा उत्पन्न हो। देखिए, कविता जो है वो रस की विषय वस्तु है। अगर रस किसी कविता में नहीं है तो फिर उसको कविता ही नहीं कहा जाएगा। जैसा कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य वही वाक्य हो सकता है जिसमें रस हो, लेकिन अगर किसी काव्य में रस की ही उत्पत्ति न हो, निष्पत्ति न हो, तो आप समझें कि फिर वह काव्य की कोटि में नहीं आएगा, उसे कविता कहा ही नहीं जाएगा। तो रसगत जो दोष है वो क्या है? वो ये है कि जब किसी कविता में रस उत्पन्न होने में बाधा, या रस जागृत होने में, या रस निष्पन्न होने में, रस की अभिव्यक्ति होने में जब बाधा उत्पन्न हो जाए तो वहां पर रसगत दोष होते हैं। तो यहां पर भी तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियां वो कौन सी हैं? देखिए, पहली स्थिति है स्व शब्द वाच्य दोष। स्व शब्द वाच्य दोष, जब कोई ऐसा शब्द कविता में प्रयोग हो जाए जो कि उस कविता के रस से संबंधित हो, उस शब्द का प्रयोग यदि हो जाए। जैसे कि हम बात करें श्रृंगार रस की, और यदि कविता में भी श्रृंगार शब्द आ गया, या कविता में भी रति शब्द आ गया, या कविता में रति और श्रृंगार से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावली है जो उसके प्रयोग में आती है, अगर उन शब्दों का प्रयोग कविता में हो जाए उसी रूप में, जैसे वीर रस की कोई बात है और उस कविता में वीर शब्द का प्रयोग हो जाए, या उत्साह शब्द का प्रयोग हो जाए, या स्थायी भाव या स्थायी भाव और रस से संबंधित जो शब्द हैं वो शब्द भी उस कविता में प्रयोग हो जाएं, तो वहां पर स्व शब्द वाच्य दोष होता है। भयानक रस में भय का शब्द, भय शब्द का प्रयोग हो जाए, या भयानक शब्द का प्रयोग हो जाए, विभत्स रस की कविता में विभत्स और जुगुप्सा शब्द का प्रयोग हो जाए, तो वहां पर स्व शब्द वाच्य दोष उत्पन्न हो जाता है। इसमें दूसरा प्रकार जो होता है वह है एकांड प्रथन, एकांड प्रथन दोष। एकांड प्रथन दोष, ये नए नए शब्द हैं, आपको नए लगेंगे, हालांकि इतनी गहराई में आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा दायित्व है ये बताना आपको कि जो रसगत दोष होते हैं वो किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और कहाँ कहाँ किन परिस्थितियों में रसगत दोष होते हैं। तो एक शब्द आता है यहाँ पर। दूसरा जो प्रकार है रसगत दोष का वह है एकांड प्रथन दोष। ये क्या होता है? ये होता है कि जब रस के उत्पन्न होने की या निष्पन्न होने की अनुकूल परिस्थिति ही न हो, लेकिन कविता लिखने वाला जो कवि है वह प्रयास करे, बलात् प्रयास करे, हठात प्रयास करे कि रस उत्पन्न होना ही चाहिए। मान लीजिए, मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कविता में किसी की मृत्यु हुई है, कविता में किसी की मृत्यु का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन कवि उस परिस्थिति में हास्य रस की रचना का समावेश करने का जब प्रयास करे जबरदस्ती, क्योंकि जब वह ऐसा प्रयास करेगा तो हंसी आएगी नहीं, न तो कवि को ही हास्य का अनुभव होगा, न ही सहृदय जो पाठक या श्रोता है उसको भी
उस हास्य का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है क्या, घर में यदि किसी की मृत्यु हो गई है और वहाँ 5 आदमी बैठ करके ठठा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो बाकी लोगों को गुस्सा आएगा, हंसी नहीं आएगी। तो जब परिस्थिति न हो, अनुकूल परिस्थिति न होने पर भी कवि के द्वारा रस उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, जबरदस्ती हठात बलात् प्रयास किया जाता है, तो वहां पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है, अकांड प्रथन दोष। कौन सा दोष? अकांड प्रथन दोष। और जो तीसरा है वह है अकांड छेदन दोष। अब ये क्या है? ये भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है कि जब कविता में एक रस की अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई और तत्काल दूसरे रस का समावेश हो जाए। रस की अभिव्यक्ति पूर्ण हुई नहीं, अभी पाठक रसमग्न होने ही वाला था, अभी उसमें रस की निष्पत्ति होने ही वाली थी, अभी उसमें रस की अभिव्यक्ति होने ही वाली थी, अभी उसका जो स्थायी भाव है वो जागृत हुआ ही था, और तत्काल दूसरी प्रकार की कविता या वहीं आकर के रस को भंग कर दिया जाए या बात को अधूरी छोड़ दिया जाए और रस पूरी तरह से निष्पन्न न हो जाए, रस का उच्छेद हो जाए। ये छेदन शब्द वहीं से आया है, रस का उच्छेद हो जाए, रस तुरंत भंग हो जाए, नष्ट हो जाए रस का प्रभाव, तो वहां पर होता है अकांड छेदन दोष। कौन सा दोष होता है? अकांड छेदन दोष। तो इस प्रकार कुल 3 दोष होते हैं, 3 प्रकार के दोष होते हैं, शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और तीसरा रसगत दोष। तो जब भी परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि काव्य दोष के कितने भेद होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा। और मम्मट, आचार्य मम्मट के आधार पर हमने इन 3 दोषों की बात की है। बाद में वाक्यगत दोष और भिखारीदास, जो आचार्य भिखारीदास थे रीतिकाल के, उन्होंने वाक्यगत दोष बताया है, या विश्वनाथ थे आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने पदांशगत दोष बताया है। तो अलग अलग विद्वानों में कोई मतैक्य नहीं है इस बारे में कि सब लोग एक हो गए हों और एक होकर के सबने ये मान लिया होगा कि रस दोष के माफ कीजिए काव्य दोष के इतने प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। विद्वान जब जहाँ पर बात करने बैठते हैं तो वो एक मत हो भी नहीं पाते हैं, और एक मत होना ही समझ जाइए कि आप फिर वहाँ पर विद्वता नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हैं, अलग अलग बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन हमें सामान्य बात करनी है। जब परीक्षा में बात की जाए तो आपको इन्हीं 3 दोषों पर चर्चा करनी है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि शब्दगत दोष जो हमने बहुत सारे नाम लिखे थे, उनकी एक एक की परिभाषा, उनके एक दो उदाहरण की बात हम आगे करेंगे, और अगले कुछ दिन हम काव्य दोष की ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।